है ना। क्वेश्चन 11, इफ हाइट एंड लेंथ ऑफ शेडो ऑफ ए मैन इज इक्वल। यहाँ पे एक पर्सन है, उसका हाइट और लेंथ दोनों सेम है, तो क्या पूछ रहा है हमें, द एंगल ऑफ शेडो ऑफ द सन इज, माने इसका क्या पूछ रहा है, सपोज यहाँ पे द पर्सन, सपोज दिस इज द पर्सन ए बी, ओके, इसका हाइट जितना है, सपोज सन यहाँ पे है, ठीक है, तो इसका शेडो कहाँ पे आएगा, इसका शेडो इस साइड पे आएगा, तो सपोज दिस इज द लेंथ ऑफ द शेडो, तो हमें क्या गिवन है, द हाइट ऑफ द पर्सन दैट इज ए बी विच इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ द शेडो, सो ए बी इक्वल टू बी सी हमें गिवन है, ओके। सो यहाँ पे पूछ रहा है क्या, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन, सो दिस इज द एंगल ऑफ एलिवेशन, सपोज दिस इज थीटा, तो हमें ये पूछ रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, इसे हम कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पे क्या होगा, दिस एंगल विल बी राइट एंगल, ओके। सो अगर ये राइट एंगल है तो यहाँ पे क्या गिवन है, ए बी इक्वल टू बी सी, सो ए बी इक्वल टू बी सी, देन एंगल ए विल बी इक्वल टू एंगल सी, ओके। सो द सम ऑफ थ्री एंगल्स विल बी 180 डिग्री, सो एंगल ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना है, 180 डिग्री है, सो एंगल ए बी कितना है, 90 डिग्री, सो एंगल ए और सी दोनों सेम है, तो मैं यहाँ पे एंगल ए पुट कर सकता हूँ, सो 180 डिग्री, सो यहाँ पे हो गया ए प्लस ए दैट इज 2 एंगल ए इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री, सो एंगल ए विल बी 90 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 दैट इज इक्वल टू 45 डिग्री, सो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए में है 45 डिग्री, सो आंसर होगा 45 डिग्री। स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 12, इफ इन ट्राइंगल ए बी सी इज राइट एंगल एट सी, यहाँ पे देखिए एंगल सी 90 डिग्री है, सो देन फाइंड कॉस ए प्लस बी। हमें पता है द सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री, अगर मुझे पता चल गया वन एंगल 90 डिग्री तो बाकी दोनों मिलके क्या होगा, 90 डिग्री होगा, सो यहाँ पे एंगल ए प्लस बी विल बी 90 डिग्री बिकॉज वी नो एंगल सी इज ऑलरेडी 90 डिग्री, सो हमें क्या पूछ रहा है, कॉस ए प्लस बी, सो ए प्लस बी का वैल्यू हमें पता चल गया कितना है, 90 डिग्री, सो कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, दैट इज इक्वल टू 0, सो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन ए में है 0 डिग्री, सो ये होगा इसका वैल्यू 0। क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री। यहाँ पे कुछ भी दिमाग लगाना नहीं है, सिर्फ वैल्यू पुट करना है और कुछ भी नहीं। यहाँ पे देखिए साइन 30 का वैल्यू हमें पता है 1/2 प्लस कॉस 60 का वैल्यू क्या है, कॉस 30 का वैल्यू क्या है, साइन 60 के बराबर होता है दैट इज इक्वल टू √3/2, ओके, माइनस साइन 60 का वैल्यू क्या है √3/2 प्लस कॉस 60 का वैल्यू क्या है 1/2। देखिए ये दोनों सेम है क्योंकि 1/2 प्लस √3/2 इसका वैल्यू जो आएगा √3/2 प्लस 1/2 वैल्यू वो भी सेम ही आएगा, तो ये क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा दैट इज इक्वल टू 0। 14 नंबर, इफ टू सॉलिड हेमिस्फीयर ऑफ सेम बेस एंड सेम रेडियस आर जॉइंट टुगेदर, दोनों हेमिस्फीयर है और दोनों का बेस और क्या बोल रहा है, रेडियस दोनों सेम है, उसको हम अगर ज्वाइन करेंगे तो कैसे ज्वाइन करेंगे, विद देयर बेसेस। सपोज ये एक हेमिस्फीयर है, उसका सेम बेस और सेम रेडियस के तरह अगर मैं और एक हेमिस्फीयर ज्वाइन करता हूं तो ये क्या हो जाएगा, ये एक टोटल एक कंप्लीट स्फीयर हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे पूछ रहा है क्या, देन द कर्व सरफेस एरिया ऑफ न्यू सॉलिड, सो द न्यू सॉलिड विल बी ए क्या होगा, एक स्फीयर होगा, ओके। सो स्फीयर का कर्व सरफेस एरिया क्या है हमें पता है, इसका आंसर होगा क्या, πr², दैट इज ऑप्शन बी। 15 number, the area of the largest triangle that can be inscribed in a semicircle. This is the most important question for your board exam, right? So देखिए the area of the largest triangle, suppose this is a hemisphere, okay? यहाँ क्या बोल रहा है, द लार्जेस्ट ट्राइंगल, लार्जेस्ट ट्राइंगल कौन सा होगा, ये जो
साइड है इसको इसका साइड जो जिस ट्रायंगल में होगा वो होगा लार्जेस्ट ट्रायंगल। तो यहाँ पे एक ट्रायंगल मैं अगर ड्रॉ करूँगा, सपोज दिस इज द ट्रायंगल, ओके। सो ये ट्रायंगल कौन सा टाइप ट्रायंगल होगा ये हमें फाइंड आउट करना है। देखिए हम सर्किल चैप्टर में एक थ्योरम हमने पढ़ा है क्या, सपोज दिस इज एन आर्क, ओके। अगर एक आर्क सेंटर एंगल में जो क्रिएट करता है और वो एनी पॉइंट ऑन द सर्किल जो भी एंगल क्रिएट करता है, ये क्या होता है, ये सपोज थीटा, सो दिस विल बी 2 थीटा। इसका मतलब सेंट्रल एंगल हमेशा दुगना होता है, राइट। सो यहाँ पे देखिए ये एक हेमिस्फीयर है और सेमी सर्किल है। सो सेमी सर्किल का दिस एंगल कितना आएगा 180 डिग्री। सो ये अगर 180 डिग्री है तो दिस एंगल विल बी हाफ ऑफ दिस एंगल, ओके। सो 180 का हाफ कितना होगा 90 डिग्री। सो दिस इज ए राइट एंगल ट्राइंगल। सो इसका मतलब क्या हो गया, द लार्जेस्ट ट्राइंगल दैट इंस्क्राइब्ड इन ए सेमी सर्किल विल बी ए राइट एंगल ट्राइंगल। तो इसका हमें एरिया पता है, क्या फॉर्मूला, हाफ बेस इंटू हाइट, राइट। सपोज इस सेमी सर्किल का हम रेडियस r लेते हैं, तो अगर ये r है तो ये भी r हो जाएगा। सो अगर मैं इस लाइन को जॉइन कर देता हूँ तो ये इस ट्राइंगल का हाइट हो जाएगा, राइट। सो क्या होगा इसका फॉर्मूला, ये अगर r है तो इसका हाइट भी r ही हो जाएगा, राइट। सो इसका फॉर्मूला क्या होगा, हाफ बेस इंटू हाइट। सो हाफ बेस का क्या होगा r प्लस r दैट इज 2r, और हाइट क्या है r। सो 2 कैंसल, सो r इंटू r दैट इज इक्वल टू r स्क्वायर आएगा इसका आंसर। देखिए ऑप्शन बी में है r स्क्वायर, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 11 बाय 2 टू द पावर 3 इंटू 5 विल टर्मिनेट आफ्टर व्हिच प्लेस। यहाँ पे देखिए एक एक्सप्रेशन गिवन है हमें 2 टू द पावर 3 इंटू 5। इसको हम अगर डेसिमल के फॉर्म में लाएंगे तो ये कौन सा प्लेस में टर्मिनेट होगा ये हमें पूछ रहा है। अगर 11 इसको हम अगर डेसिमल का फॉर्म में लाएंगे तो कैसे वो टर्मिनेट होगा, सपोज 1 के पास अगर 1 0 है तो दिस विल बी एंड आफ्टर 1 डेसिमल प्लेस, अगर 2 है तो दिस विल बी एंड आफ्टर 2 डेसिमल प्लेस। सो द बेसिक थिंग इज दैट हमें क्या होगा, डिनोमिनेटर को 10 के फॉर्म में लाना है, राइट। सो अगर हम इसको फैक्टराइज करेंगे तो क्या होगा 2 इंटू 5। अगर डिनोमिनेटर 2 इंटू 5 के फॉर्म में है तो वो टर्मिनेट होगा। तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे, देखो 11 बाय ये 2 का पावर 3 है, मतलब 2 3 है, ओके। तो इसको हम कैसे लिखेंगे 2 इंटू 5, हमें तो एक पेयर मिल गया, और 2 इंटू 2 हम इसको इस एक्सप्रेशन को ऐसे लिख सकते हैं। तो हमें तो एक 0 मिल गया, ओके। तो हमें ये जो 2 और 2 है अगर वो सेपरेट रहेगा तो वो टर्मिनेट नहीं होगा। तो हमें भी इसको 2 इंटू 5 के फॉर्म में लाना है। तो हम क्या करेंगे, 2 5 हम मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि वो 2 इंटू 5 के फॉर्म में आ जाए। अगर हम डिनोमिनेटर में दोनों 5 मल्टीप्लाई किए तो न्यूमरेटर में भी दोनों 5 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद ही वो न्यूट्रल होगा, राइट। सो 11 इंटू 5 इंटू 5, सो यहाँ पे देखिए 10, ये दोनों अगर पेयरिंग हो गया तो ये भी एक 10, और ये दोनों पेयरिंग हो गया तो ये भी एक 10। तो कितना 0 आएगा, 3 0 आएगा। सो द डेसिमल प्लेस विल टर्मिनेट आफ्टर 3 डेसिमल प्लेसेस, राइट। सो दिस इज आंसर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 17, ये तो बहुत ही आसान सा सवाल है। देखिए द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल y इक्वल टू पी एक्स शोन इन द फिगर। यहाँ पे एक फिगर गिवन है, इसमें पूछ रहा है कि कितना जीरोज है। हमें पता है अगर एक दिस इज द कर्व ऑफ द पोलिनोमियल क्या y इक्वल टू पी एक्स, अगर एक कर्व है वो x एक्सिस को जितना पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगा उतना ही 0 होगा। देखिए यहाँ पे कितना पॉइंट में इंटरसेक्ट किया है, 1 2 एंड 3, सो देयर विल बी 3 जीरोस। सो देखिए यहाँ पे ऑप्शन सी में है 3 0, सो आंसर विल बी 3। नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन, इफ sin a प्लस cos a इक्वल टू √2 cos a देन tan a, ये हमें पूछ रहा है। देखिए यहाँ पे गिवन क्या है, sin a प्लस cos a इक्वल टू √2 cos a।
राइट। सो क्या करेंगे हम उसको, साइन ए इक्वल टू, देखिए यहाँ पे कॉस ए है और यहाँ पे भी कॉस है, तो इसको हम दूसरे साइड में ले जाएंगे, तो क्या होगा √2 cos A माइनस कॉस ए। ओके, सो साइन ए इक्वल टू, यहाँ पे देखिए कॉस कॉमन जाएगा, तो अगर कॉमन गया तो क्या होगा √2 माइनस 1। सो अगर ये कॉस ए LHS में आएगा तो क्या होगा, यहाँ पे राइट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई है, सो यहाँ पे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। सो साइन ए बाय कॉस ए इक्वल टू √2 माइनस 1। साइन ए बाय कॉस ए इज नन अदर देन tan ए, जो कि हमें क्वेश्चन का डिमांड था। सो tan ए इक्वल टू √2 माइनस 1। सो आंसर होगा क्या √2 माइनस 1, दैट इज ऑप्शन ए करेक्ट। ये आ गया एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो कि हर स्टूडेंट कंफ्यूज करते हैं। देखिए एसर्शन और रीजन क्या बोल रहा है। एसर्शन में इफ ए वायर ऑफ लेंथ, एक लेंथ का क्या होगा, एक वायर का लेंथ है 22 cm, इज बेंड टू फॉर्म ए सर्किल। सपोज ये एक वायर है, ओके, इसको हम क्या कन्वर्ट करेंगे, एक सर्किल में कन्वर्ट करेंगे, तो क्या होगा इस वायर का लेंथ जितना आएगा इस सर्किल का क्या होगा सर्कमफेरेंस के साथ इक्वल होगा। तो क्या बोल रहा है, अगर इस वायर को हम सर्किल में कन्वर्ट करेंगे तो उसका एरिया कितना आएगा बोल रहा है 40 cm² बोल रहा है, राइट। और रीजन क्या बोल रहा है, सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल इज लेंथ ऑफ द वायर। ये तो ट्रू है क्योंकि इस वायर का लेंथ जितना होगा सर्किल का सर्कमफेरेंस जितना होगा। इसका मतलब क्या हो गया, रीजन करेक्ट है। तो हमें ये देखना है एसर्शन करेक्ट है या नहीं है। तो चलिए इसको ट्राई करते हैं। सो हमें क्या पता है, लेंथ ऑफ द वायर इक्वल टू सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल। ओके, लेंथ कितना है 22 गिवन है, सर्किल का सर्कमफेरेंस कितना है 2πr, दैट इज इक्वल टू 22 इक्वल टू 2π का वैल्यू कितना है 22/7 इंटू r। ओके, सो यहाँ पे 22 कैंसिल हो गया। सो r का वैल्यू क्या होगा 7/2 होगा। अगर r 7/2 है, सो एरिया क्या है हमें पता है, एरिया सर्किल एरिया क्या है πr², दैट इज इक्वल टू 22/7। r² का वैल्यू क्या होगा, अगर r 7/2 है उसका स्क्वायर मतलब 7/2 इंटू 7/2, दैट इज इक्वल टू 7 यहाँ पे कैंसिल होगा, 2 कैंसिल होके 11 हो जाएगा। सो यहाँ पे होगा 77/2 cm² एरिया। लेकिन हमें क्या बोल रहा था, एरिया क्या है 40 cm², तो ये तो गलत हो गया ना। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन क्या है, रीजन करेक्ट है लेकिन एसर्शन क्या है गलत है। तो यहाँ पे देखिए आंसर क्या होगा, A इज फॉल्स बट R इज ट्रू। सो यहाँ पे ऑप्शन D होगा राइट आंसर। और एक एसर्शन और रीजन क्वेश्चन देखिए, x + y - 4 = 0 एंड 2x + ky - 3 = 0 हैज नो सॉल्यूशन इफ k = 2। यहाँ पे क्या बोल रहा है, दो इक्वेशन गिवन है, इसका सॉल्यूशन नहीं आएगा। कब नहीं आएगा, अगर k = 2 होगा। हमें ये ट्रू और फॉल्स चेक करना है। ओके, देखिए k का वैल्यू 2 है तो हम 2 पुट करके देखते हैं क्या होता है। पहला वैल्यू x + y - 4 = 0 और दूसरा इक्वेशन क्या है 2x + k का वैल्यू क्या है 2। ओके, सो यहाँ पे 2y - 3 = 0। सो यहाँ पे चेक करते हैं a1/a2 कितना है। a1/a2 क्या है, यहाँ पे देखिए x के साथ कोफिशिएंट कोई नहीं है तो 1 × x हम लिख सकते हैं, तो a1/a2 क्या है 1/2 है। ओके, सो b1/b2 क्या होगा, ये भी 1/2 है, और c1/c2 क्या है -4/-3। तो यहाँ पे कौन सा कंडीशन आ रहा है, देखिए a1/a2 = b1/b2 बट इज नॉट इक्वल टू c1/c2। ये कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, a1/a2 = b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। सो ये किसका कंडीशन है, नो सॉल्यूशन कंडीशन है। इसका मतलब एसर्शन सही है, एसर्शन ट्रू है। अब देखते हैं रीजन क्या है, a1x + b1y + c1 = 0
and a2x plus b2y plus c2 equal to 0 are consistent if a1 by a2 is not equal to b1 by b2. So let me explain what is consistent और what is inconsistent. consistent का मतलब क्या है, जिस पेयर ऑफ इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा, इसका मतलब सॉल्यूशन होगा मतलब क्या, आइदर वन सॉल्यूशन है और इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। अगर सॉल्यूशन नहीं हुआ तो उसको इनकॉन्सिस्टेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए कॉन्सिस्टेंट a1 बाई a2 b1 बाई b2, ये कौन सा कंडीशन है, यूनिक सॉल्यूशन का कंडीशन है। इसका मतलब यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या है, इन दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन पॉसिबल है, लेकिन एसर्शन का सॉल्यूशन पॉसिबल है नहीं, वहाँ पे सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये जो एसर्शन है ये कॉन्सिस्टेंट नहीं है, इनकॉन्सिस्टेंट है, और ये है कॉन्सिस्टेंट। देखिए ये भी रीजन ट्रू और फॉल्स, ये भी ट्रू है, क्योंकि अगर मैं a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 है, वो यूनिक सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करता है, सो ये कॉन्सिस्टेंट होगा। ये दोनों सही है, लेकिन ये दोनों अलग अलग केस है, क्योंकि ये इनकॉन्सिस्टेंट का केस है, ये कॉन्सिस्टेंट का केस है। बोथ आर ट्रू बट दिस इज द नॉट द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस। सो देखिए यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट होगा। यहाँ पे बोथ एसर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, लेकिन ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है राइट से। ओके, सो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को शेयर कीजिए। हम ऐसे ही कोशिश करेंगे कि आपका 10th क्लास का जो बोर्ड एग्ज़ाम है वो कैसे अच्छा हो जाए। सो जुड़े रहे हमारे साथ। सो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।